हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चूँकि आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ गई हैं, मैच लगभग 30 ही दिन शेष बचे हैं। एक सीरीज़ मैंने चलाई है सिंहावलोकन सीरीज़, उसमें आपका पूरा फुल रिवीज़न प्लस आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे अलग से उनके लेक्चर लेने के बाद में। दूसरा, मुझे उस सीरीज़ के बाद में ऐसा लगा कि आप लोगों को टॉपिक समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको टॉपिक और जो शब्द लिखे हैं उनके मतलब नहीं पता है। अगर आप शब्दों के मतलब समझ जाएंगे, शब्दों को समझ जाएंगे, तो चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर वेरी शॉर्ट हो या फिर शॉर्ट हो, आप अच्छे से उनको कर पाएंगे। तो एक सीरीज़ तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी, सिंहावलोकन वाली, क्रियात्मक शोध वाली, और तब तक मैं लगभग 2-5 दिन में प्रयास करूँगी कि जो ये समावेशी शिक्षा वाला आपका पेपर है, इसकी थ्योरी या इसको थ्योरेटिकल बेस पे समझा दूँ। और जब तक इसकी थ्योरी पूरी होगी तब तक आपकी सिंहावलोकन सीरीज़ वाली कंप्लीट हो जाएगी। तो समावेशी शिक्षा की सिंहावलोकन सीरीज़ शुरू करेंगे और जो क्रियात्मक शोध वाला मैं पढ़ा रही हूँ इस समय, उसकी थ्योरी शुरू कर देंगे। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हो जाएंगी। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपके पास अभी पहुंची नहीं है और आपकी परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक है। पहले नाम से ही समझ लीजिए आपकी बुक का क्या नाम है, आपके पेपर का क्या नाम है। कभी कभी इस तरह से जो एग्ज़ामिनर आते हैं आपके प्रैक्टिकल या वाइवा लेने के लिए, वो सिर्फ आपके पेपरों का नाम पूछ देते हैं। तो चूँकि ये बड़े बड़े नाम होते हैं, इनको याद नहीं कर पाते हैं आप लोग। समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। इसका मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेश आप सुना होगा, समावेश क्या होता है, समाहित क्या होता है। मतलब जो एक चीज़ होती है स्पेशल, एक होती है सामान्य। जनरल एक होती है जनरल यानी कि सामान्य, एक होती है विशिष्ट यानी कि कुछ उसमें अलग स्पेशल होगी। तो समावेश का मतलब हो गया कि जनरल और जो स्पेशल बच्चे हैं उन सब को हमको एक साथ इंक्लूड करके शिक्षा देनी है। तो ये जो किस तरह से उन बच्चों को हम सामान्य बच्चों के साथ में रख सकते हैं, कौन क्या क्या हमें गाइडेंस ज़रूरत होगा, किस किस तरह से हमें उन बच्चों की काउंसलिंग करनी होगी, तो ये पूरा जो है ये टॉपिक आपके इसमें है। ये जो पेपर है आपका एजुकेशन का, ये पूरा आपका इसमें बताता है इंक्लूसिव एजुकेशन में जो स्पेशल चाइल्ड बच्चा है, किस तरह से आप उसको गाइड करोगे, किस तरह से आप उसको काउंसलिंग करोगे उसकी, कि वो अपने आप को दीनहीन, दुखी या फिर ये ना समझे कि आप उसको पढ़ा नहीं रहे हो, आप उसको समझा नहीं रहे हो, उसको सेपरेट फील ना हो। आप एक टीचर होंगे, आप बेसिक में टीचर होंगे, आप देख रहे होंगे अब जो बेसिक स्कूलों में टीचिंग करने जाते हैं, पहले क्या था, सीढ़ियाँ बनी होती थी या स्कूल जैसा है वैसा। अब बच्चों के लिए अलग नीड की तरीके से उन्हें रैंप बना दिए गए हैं चलने उतरने के लिए, है ना, विजिबिलिटी के लिए काम किया जा रहा है। धीरे धीरे जो मॉडल स्कूल आ रहे हैं उनमें कई लगभग पूरे जो है उनका मॉडल ही इस तरीके का है, जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि उसमें हर तरीके का बच्चा अपने आप को, अगर वो स्पेशल चाइल्ड है तो फील नहीं कर पाएगा कि हाँ मैं अलग हूँ। इस तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको चैप्टर का नाम पता हो गया है, समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एवं निर्देशन और परामर्श। क्या है आपका 3 यूनिट हैं इसमें, सॉरी आपके इसमें सिर्फ 2 ही यूनिट है। जो क्रियात्मक शोध वाला है उसमें 3 यूनिट हैं। तो इसमें आपकी समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श। तो एक यूनिट आपकी है खंड आ या यूनिट 1, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं, किस तरह से होते हैं। और दूसरा जो आपका टॉपिक है ये निर्देशन एवं परामर्श। जो निर्देशन एवं परामर्श है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये जो आपका यहाँ पे यूनिट दिख रहा है, ये आपका 4th सेमेस्टर में जब आप आओगे तो ये पूरा फिर से एक नया पेपर बन जाएगा, जो कि एजुकेशन 08 पेपर है ये,
ठीक है। ये जो यूनिट है ये आपकी अलग सेपरेट हो जाती है और पूरा पेपर बनाती है। तो इसको अगर अभी से आप पढ़ लोगे तो नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपको काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो स्पेशल बच्चे कौन होते हैं? कौन होते हैं स्पेशल बच्चे? देखिए, फिजिकली या तो वो डिसेबल होंगे या तो मेंटली डिसेबल होंगे, ठीक है, या तो वो शारीरिक रूप से अपंग होंगे या फिर मानसिक रूप से अपंग होंगे। जिस तरह से इन बच्चों में जो डिफरेंस होता है, विशिष्ट से सामान्य बच्चे नहीं हैं, जनरल बच्चे नहीं हैं, स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है। उनको किस तरह से आपको पढ़ाना है, किस तरह से उनके साथ में एक्टिविटी करनी है, कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट आप उनके साथ में यूज करोगे उनको पढ़ाने के लिए, ये पूरा टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है आपका शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, किस तरह से आप पहचानोगे, क्या क्या प्रकार हैं और किस तरह से आप उनका निराकरण करोगे, ठीक है। चलिए, ये है ये आपका। अगर आप चाहें तो मैं इसी के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट, जैसे आप अगर अपनी कॉपी पे लिखना चाहें तो मैं बताती जाऊंगी आपको क्या क्या नोट डाउन करना है, जो कि आप लास्ट टाइम रिवीजन करते चलें, ठीक है। तो विशिष्ट अवस्था वाले बच्चों का अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, क्यों स्पेशल है ये? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को क्या कहते हैं आप? अपवादी। अपवाद एक होता है। अपवाद क्या होता है? जो जैसे आपने अगर साइंस पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जो रिएक्शंस होती हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनमें क्या पढ़ते हैं आप? जो क्रोमियम होता है और कॉपर होता है, वो क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। क्यों अपवाद होते हैं? क्योंकि जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम नहीं होते, जो उनके लक्षण होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, वो सामान्य एलिमेंट से अलग होते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? अपवाद की श्रेणी में आ गए। तो इसीलिए जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो क्या, हम उन बच्चों को क्या कह सकते हैं? अपवादी बच्चे। पहला शब्द क्या कह सकते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी बच्चे भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। सामान्यतः विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? उन बच्चों को हम कहेंगे जिनकी क्षमता कम होगी। अब क्षमता कैसी होगी? या तो शारीरिक क्षमता कम होगी या तो मानसिक क्षमता कम होगी, ठीक है। दो ही तरीके से उनकी क्षमता कम होगी, या तो शरीर रूप से विकलांग होंगे या वो मस्तिष्क से विकलांग होंगे। तो वो बच्चे जिनकी क्षमता, योग्यता या उनके व्यवहार, व्यक्तित्व आदि में जो सामान्य बच्चे हैं उनसे अलग होंगे, वो बच्चे क्या कहलाते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो आप, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप लिख सकते हो, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी बच्चे भी कहा जाता है। जिन बच्चों में या जिन बच्चों की क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बच्चों से अलग होते हैं, सिमिलर आयु जो एज होती है उनसे अलग होते हैं, वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको, पूरी डिटेल ब्रीफिंग नहीं करनी है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं, मैंने कहा सिर्फ दो तरीके से चेंज होंगे, या तो बच्चा फिजिकली चेंज होगा और या तो फिर मेंटली। दो पार्ट होते हैं। तो आप इस तरह से एक चार्ट भी बना सकते हो कि, एक मिनट, आप एक फॉर्मेट में चार्ट भी बना सकते हो। यहाँ पे आप डाल सकते हो स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। उसको आप दो जगह इस तरह से डिवाइड कर लो। एक हो जाएगा आपका फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से अपंग, और दूसरा हो जाएगा आपका मेंटली, ठीक है, यानी कि मानसिक रूप से अपंग बच्चे, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे? उसके बाद में फिजिकल और मेंटली दो तरीके के बच्चे आपके हो गए स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। तो उनमें डिफरेंस क्या हो गया? शारीरिक, मानसिक, अन्य प्रकार से भी हो सकते हैं। कुछ बच्चों में क्षमता, रुचि, व्यवहार, व्यक्तित्व किसी दूसरे बच्चे से अलग होती, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। इसमें कुशल और तीव्र बच्चे होते हैं, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्रेकर, हाँ, इसमें एक डिफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, और ये डिफिनेशन मोस्टली पूछ भी दी जाती है। विशेष प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि
व्यक्ति उस गुण विशेष को धारण करते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों से विशिष्ट ध्यान की मांग करे या उसे प्राप्त करे, और इसके साथ ही व्यवहार की क्रियाओं तत्क्रियाएं तथा अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। तो ये इतना बड़ा जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, बस आप शॉर्ट में याद कर लीजिए क्या कहा है क्रो एंड क्रो ने। आप इतना याद भी नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो जो विशेष गुण होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, जो उनके लक्षण होते हैं, वो सामान्य व्यक्तियों से अलग, विशिष्ट बच्चों की मांग या उनसे अलग होते हैं, जो उनकी एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं, जो उनकी अनुक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। आप इतना याद कर लो, जो क्रो एंड क्रो ने कहा है, जो स्पेशल बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चों से उनकी जो उनका बिहेवियर होता है, उनकी क्रिया और अनुक्रियाएं प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ। क्या होता है शैक्षिक समावेशन। आप अपना नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो इसमें, शैक्षिक समावेशन। शैक्षिक समावेशन क्या होता है? शैक्षिक समावेशन इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, शैक्षिक समावेश का मतलब होता है समाहित करना, मिलाना। शैक्षिक का मतलब है एजुकेशनल, जो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं, वो चाहे स्पेशल चाइल्ड हो चाहे सामान्य चाइल्ड हो, उन दोनों को एक साथ लाना। ठीक है, तो शैक्षिक समावेशन का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और बालकों को यानी कि बच्चों को समावेशी आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा में समान अवसर के रूप में कहता है। ये आप किताबी भाषा है, मैं इसीलिए आपको दोबारा यहाँ पे समझाने के लिए इस लेक्चर को ब्रीफ में बना रहे हैं। शैक्षिक समावेशन क्या होता है आप बस समझ लीजिए, मेरी बातों को सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। शैक्षिक समावेशन वह समावेशन होता है जिससे कि जो सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों में जो आवश्यकता, जो उनके अवसर होते हैं, जो उनको ज़रूरत होती है, उनको हम समान अवसर दे सकें, उनको एक तरीके से उनको बराबरी दे सकें। अगर हम जिन सामान्य बच्चों को जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, उस तरह से विशिष्ट बच्चों को भी पढ़ा दें। ठीक है, जिस तरह से उनका मिड डे मील विशिष्ट बच्चों को मिलना चाहिए, उसी तरह से सामान्य बच्चों को। तो सामान्य और विशिष्ट में हमें डिफरेंस नहीं करना है, यानी कि समान अवसर। आपको बस एक सेंटेंस याद रखना है, शैक्षिक समावेशन क्या होता है, ये समान अवसर के रूप में। इसके बाद आप समझदार हो, आराम से लिख लोगे। ठीक है, तो अब आ जाओ, समावेशी या समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया कौन सी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चारों प्रक्रिया या चारों प्रोसेस, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि अभी आप इस दौरान पीईटी का परीक्षा देते हो या कोई भी आप इस तरह की परीक्षा देते हो, उसमें क्या होता है, मार्किंग होती है। 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 6 शिफ्ट में हो रहा है, 2 शिफ्ट में हो रहा है। फिर उसके बाद में उनको क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन, मतलब जो उनका मानक है। अब एक कोई पेपर टफ आ गया, कोई आसान आ गया, तो उनको क्या करना है, उनको नॉर्मलाइज करना है, एक ही इक्वलिटी लानी है। ठीक है, तो पहला इनका क्या हो गया, मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया इनका संस्था रहित शिक्षा यानी कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। संस्था रहित शिक्षा मतलब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तीसरा इनका हो गया शिक्षा की मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीमिंग। और चौथा इनका समावेश यानी कि इंक्लूसिव। इंक्लूसिव याद कर सकते हो आप, इंक्लूड करना है, सामान्य बच्चों में विशिष्ट बच्चों को इंक्लूड करना है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। तो पहला क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन। आप आसानी से लिख दोगे, जो सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों जहाँ तक संभव हो उनके कार्य में सीखने के सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करना है। ठीक है, संस्था
रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालक तथा जो बालिकाएं होती हैं उनकी सीमाओं को समाप्त कर दिया जाता है। जो उनकी लिमिटेशन होती हैं उनको समाप्त करके देखा जाता है कि जो बच्चे अगर टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अगर देखा होगा आपने कि कुछ बच्चे होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि 10 साल का है, 12 साल का है, उसने PhD कर ली या उसने इतनी सारी डिग्रियां ले ली, तो वो कैटेगरी से बाहर कर दिए जाते हैं। उनकी जो क्षमता होती है उससे पहचान लिया जाता है। उसको पहचानने के बाद में उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिस तरह की उसका IQ लेवल काम करता है। ठीक है, तो अगर वो प्रतिभाशाली टैलेंटेड बच्चा है तो उसको वो देखिए 10-12 साल में वो MA कर लिया, PhD कर लिया, ये कर लिया, कोई रिसर्च कर रहा है, तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और काफ़ी आगे तक जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संस्था रहित शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपका शिक्षा की मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है, जिसमें बच्चों को दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में जोड़ना या उनके बीच में रिलेशन बनाना या संबंध बनाना, शिक्षा और विद्यार्थी के बीच में। माध्यम कौन सा होगा, शिक्षा का माध्यम हमें किस तरह से आपको पढ़ाना है, किस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, समावेशन। तो समावेश क्या होता है, समावेश मैंने बताया अभी, समावेश का मतलब होता है, तो समावेश में क्या बताया मैंने, मतलब आपको इंक्लूड करना है किसके साथ में, जनरल बच्चों के साथ में। बस एक पॉइंट पकड़ के रखना, याद रहेगा, अपंग बच्चे जो हैं उनके पास वही अधिकार है जो हमारे सामान्य बच्चों के पास है, जो सामान्य बच्चों को दिया जाता है। जो समाज है, हमारा समाज में जो प्रगति है उनके उत्थान हेतु यानी कि जो हम प्रोग्रेस हो रही है उनमें अपंग जो बच्चे हैं उनको समान अवसर दिया जाए, किस तरह से, जैसे सामान्य बालकों को दी जा रही है। बस एक सेंटेंस पकड़ के रखिए, जीवन में जो कार्य क्षेत्र है, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें पहुंचने के लिए समान अवसर दिए जाएं। किसको, जो अपंग बच्चे हैं, और जो सामान्य बच्चों के बराबरी दी जाए। समाज में बराबर या समानता के भागीदार हैं कौन, जो अपंग बच्चे हैं। ठीक, यह प्रक्रिया व्यक्तियों के आसपास आने व एक दूसरे से दूरी कम करने से प्रारंभ होती है। ठीक है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी, समावेश का मतलब इंक्लूड करना है। ये 4 लाइनें 3 लाइनें आप आसानी से याद करके लिख सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन करें, क्या होता है, क्या क्या पढ़ा आपने। समावेशन, विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, समावेशन के 4 अभिप्राय जरूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला कौन सा होता है, जनरलाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण। दूसरा है आपका संस्थागत रहित शिक्षा। तीसरा है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, और चौथा है समावेशन। तो शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, शैक्षिक समावेशन जो है समान अवसर प्रदान करता है, किसको, समावेशी आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको। फिर समावेशन जो है, समावेशी शिक्षा कितने प्रकार की होती है, मेन स्ट्रीम कौन सी होती हैं, 4 होती हैं। कौन सी, नॉर्मलाइजेशन, फिर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूसिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका है समावेशी शैक्षिक समावेशन की विशेषता कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी विशेषता होती है, याद करना पड़ेगा आपको। मेरे साथ रिपीट करते चलिए, या अगर आपको जो चीज़ें नोट डाउन करनी है वो आप अपनी कॉपी पेंसिल पे नोट डाउन करते रहिए। पहला क्या है, क्या स्पेशलिटी, विशेषता क्या है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या है, ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत कौन होगा, एक तो शारीरिक विकलांग होगा, मैंने बताया कौन होगा, शारीरिक रूप से बाधिक बालक होगा जो कि सामान्य बच्चे के साथ साथ सामान्य शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, समावेशी शिक्षा वह विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। ठीक है, ये आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं याद रहेगा आपको, बस इतना याद करिएगा,
जो शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं कौन? जो अपंग बालक होते हैं, यानी कि जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। अभी तक पहले क्या होता था, ज़्यादातर जो बच्चे होते थे, जो स्पेशल बच्चे होते थे, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते थे। अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चूँकि फिर वो समाज से कटने लगे थे, समाज से अलग रहने लगे। कटने का मतलब अलग रहने लगे थे, वो अलग थलग उनको लगता था कि ये हमारी दुनिया है। अब उन बच्चों को वहाँ से निकाल करके सामान्य स्कूलों में उनको एडमिशन करा रहे हैं। उन्हीं की तरह उनको रहना, खाना पीना, चलना उठना, ये सब धीरे धीरे जो है समाज में मिक्स कर रहे हैं, तो समन्वित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या लिखोगे? शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जो अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त कर रहे हैं तथा लोगों की भलीभांति आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब आप देखते होंगे सड़क पे जो है ट्राईसाइकिल चला रहे हैं लोग, है ना, और अगर ब्लाइंड हैं तो उनको स्टिक दी गई है, उनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, अभी आप देख रहे होंगे जो हमारे यहाँ पैरा ओलंपिक होते हैं, पैरा ओलंपिक में इंडिया में जो कितने सारे गेम्स जीतते हैं पैरा ओलंपिक, जो फिजिकली रूप से विकलांग होते हैं ना, है ना, या मेंटली रूप से होते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये इस तरह के जो है योजनाएं गवर्नमेंट लाती रहती है, इस तरह के काम करती रहती है, जिससे कि हमारा समाज जो है वो एक समान अवसर मिले, सबको समान अवसर मिले। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ये अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे कि वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। ये विशेषता हो गई। नेक्स्ट अगली विशेषता क्या है? समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक हो। समाज में एक दूसरे के मध्य डिस्टेंस यानी कि दूरी कम हो और आपसी सहयोग की भावना आती है उनमें। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अगला है, यह अपंग यानी कि जो दिव्यांग हैं उन बच्चों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। नेक्स्ट आपका क्या है? अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनके नागरिक अधिकार को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक है, शारीरिक अपंग बालकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था विशिष्ट शिक्षण के मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता पिता के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। नेक्स्ट क्या लिखोगे? समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर को अपंगों को अब तक नहीं दिए गए उनके मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक आयाम है या डायमेंशन है, जिसे आप कहते हो। नेक्स्ट आपका क्या है? शैक्षिक समावेशन का कार्य क्षेत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। शैक्षिक समावेशन का कार्य क्षेत्र क्या है, उसका फील्ड क्या है, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो क्या स्कोप है शैक्षिक? हम इंक्लूड तो कर रहे हैं, सबको इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसको क्या क्या, उसका एरिया क्या है, क्यों स्कोप जरूरी है? अस्थिबाधित यानी कि पहला क्या है? समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को अग्र यानी कि आगे प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। पहला कौन कौन है? अस्थिबाधित यानी कि जो हड्डियां बोन से संबंधित या विकलांग लोग होते हैं। दूसरा है श्रवण बाधित, जो सुन नहीं सकते, हायरिंग में उन्हें दिक्कत होती है। तीसरा है दृष्टि बाधित, जो देख नहीं सकते तथा एक आंख वाले लोगों को। चौथा क्या है? मानसिक मंदता, जो दिमाग से थोड़े से कम होते हैं, जिनका IQ लेवल कम होता है, उन बच्चों को शिक्षा के योग्य बनाना। विभिन्न प्रकार से अपंग बालक, फिर वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, दृष्टिबाधित, श्रवण, अस्थि और अपंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? अधिगम असमर्थी बालक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका अलग से आ सकता है। अधिगम
असमर्थी। अधिगम का मतलब तुम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। जो सीखने में असमर्थ हो उसको भी इन्होंने विशिष्ट बच्चों में रखा है। कुछ बच्चे होंगे जो मेरी क्लास को सुन रहे होंगे और कुछ बच्चों जो है मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप जब टीचिंग जाते हो, टीचिंग करने जाते हो बेसिक स्कूलों में, आप पूरे टाइम चिल्लाते रहते हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं। आप कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो आप कितनी बार भी पढ़ाओगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो उन बच्चों को भी हम किस में रखते हैं, उनको भी हम स्पेशल एजुकेशन के लिए इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किस में समस्या है, उनको अधिगम असमर्थ है, यानी कि लर्निंग यानी कि सीखने में असमर्थ हैं। उन बच्चों को भी हम शैक्षिक समावेशन के स्कोप यानी कि कार्य क्षेत्र में जोड़ते हैं। ये प्रश्न आपका एक अलग से भी आया हुआ है कि अधिगम असमर्थी बालकों को शैक्षिक समावेशन में जोड़ा जाता है या नहीं, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? अंधे छात्र जिन्हें ब्रेल में पढ़ाने और लिखने का शिक्षण प्राप्त कर लिया है, उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, ब्रेल लिपि पता है आपको क्या होती है? ब्रेल लिपि, जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनको एक हाथ से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनको इस तरह से 1-2 क्लिक करके मैं दिखाऊंगी। ब्रेल मशीन पूरी आगे है, इसमें बनी हुई है आपके में, अलग से टॉपिक भी है क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? बधिर, यानी कि जो लोग सुन नहीं सकते, ठीक, उनको भी कम्युनिकेशन में, बधिर यानी कि जो बोल नहीं सकते, उनको क्या है? संप्रेषण में निपुणता तथा पढ़ना सीख लिया है। अब जैसे आपने देखा होगा कि पहले टेलीविज़न, अभी भी आते हैं शायद, टेलीविजन्स पे जो है वो न्यूज़ आती थी जो सिर्फ इशारों से बोलते थे। तो वो किसके लिए होता था, और जो सामने वाले जो दिव्यांग लोग होते थे वही लोग समझ जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह का शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य इन लोगों के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके शैक्षिक समावेशन का कार्य क्षेत्र। कितने हो गए आपके? अस्थिबाधित, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित व एक आंख वाले, मानसिक मंदति, विभिन्न प्रकार पे अपंग, अधिगम असमर्थी बालक, अंधे छात्र जिन्हें ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक? नेक्स्ट आपका है शैक्षिक समावेशन के सिद्धांत। शैक्षिक समावेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक सेकंड, चलिए, कितने प्रिंसिपल हो गए? आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बना सकते हो। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल इंक्लूसिव कौन से हो गए? 7 तरीके के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, व्यक्तिगत विभिन्नता 2 प्रकार की होती है। शैक्षिक समावेशन के सिद्धांत पर व्यक्तिगत विभिन्नता 2 प्रकार की होती है, कोई भी निरस्त नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो मैं बताऊंगी, और इन्हें आप 1 से 2 बार रिपीट करके भी सुन सकते हैं। अविभेदी, क्योंकि आप शब्द पढ़ोगे कभी भी समझ नहीं पाओगे। वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, नियंत्रित वातावरण, विशिष्ट प्रक्रिया, माता पिता का सहयोग। पहले से शुरू करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता 2 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल डिफरेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से, किस तरह के होते हैं? पहला, 2 व्यक्तियों में अंतर होता है। ठीक है, एक तरीके का क्या हो गया, जैसे आप 2 फ्रेंड हो या क्लास में आपके 4 क्लासमेट हो, तो आप क्या हो? डिफरेंस हो। आप अपने दोस्त से डिफरेंस हो। किस तरह से डिफरेंस हो? पहला तो आप शारीरिक रूप से अलग हो। ठीक है, आप उसके वो देखने में कैसा है, आप देखने में कैसे हो, तो वो अलग हो गया। 2 व्यक्तियों में अंतर। दूसरा क्या है? मनुष्य का स्वयं से भेद होना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शैक्षिक समावेशन के सिद्धांत कौन कौन से हो गए? व्यक्तिगत विभिन्नता 2 प्रकार की हो गई। एक तो खुद में आपका डिफरेंस होना, खुद में आपको अलग होना, और दूसरा 2 व्यक्तियों में अंतर। एक आप हैं, एक सामने वाला है, उन दोनों में अंतर, और दूसरा आप खुद में अलग होना। ठीक है, आप कभी आपका मूड स्विंग करता है ना,
कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, एक समान नहीं रहता है। तो उन सारी चीज़ों को आप कभी, जैसे जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी आपको एक समान नहीं दिखेंगे। वो कैसे दिखेंगे, पता लगे अगर उनको रात में याद आ गई, रात में चांदनी रात दिख गई तो चांदनी रात देखकर वो पूरा गाना लिख डालते हैं, या बारिश होने लगी तो बारिश में पूरा गाना लिख देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये स्पेशलिटी होती है। हर इंसान के अंदर एक स्पेशलिटी होती है जो खुद को, उस इंसान से खुद को अलग करती है। ठीक है, तो एक तो खुद से खुद में अलग होना, दूसरा दो पर्सनल यानी कि दो पर्सन्स के बीच में डिफरेंस होना, दो इंसानों के बीच में अंतर होना, और एक इंसान का खुद से डिफरेंस होना। ये जो इंसान का खुद से डिफरेंस होना, ये क्या होता है, उसके अंदर की अच्छाई भी हो सकती है, उसके अंदर की बुराई भी हो सकती है। मैंने जैसे कवि का उदाहरण दिया तो एक अच्छाई के तौर पे, कुछ लोग होते हैं आपको ऊपर से तो दिख रहे होंगे अच्छे, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी दूसरे के प्रति क्या करे होते हैं, नफरत भरे होते हैं और उसको मारने काटने या कुछ इस तरह का सोच रहे होते हैं, तो वो खुद में भी अलग हैं। ये होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, कोई भी निरस्त नहीं, यानी कि नो वन इज़ रिजेक्टेड। आप यदि आपके विद्यालय में किसी भी तरह का कोई भी बच्चा आ रहा है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, आप किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। पहला था व्यक्तिगत विभिन्नता, दो प्रकार की होती है। दूसरा, ये प्रिंसिपल्स आते हैं, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ और आप चाहे तो अपनी कॉपी पे इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कोई भी निरस्त नहीं, यानी कि नो वन इज़ रिजेक्टेड। आप शारीरिक रूप से बाधित सभी बच्चों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी ही चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अविभेदी शिक्षा, यानी कि आप उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप उनको अविभेद उनमें जो है डिफरेंस नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे विद्यार्थी की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिन्हें उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का पश्चात, यानी कि सभी छात्रों को विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें आपको इंक्लूड करना ही करना है। समय समय पर ऐसे बच्चों को कठिनाई, समस्या या उनकी प्रोग्रेस का टेस्ट भी होना चाहिए, जिससे कि वो सामान्य बच्चों के साथ रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये वैयक्तिक क्या होता है, इंडिविजुअल। मैंने कि अब इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, अपना जिन विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा या खुद, ठीक है, उनको जो है क्या करेंगे, जो स्पेशल उनके लिए क्लास लगा दी जाए। उनके जो संसाधन हो, मान लिया उनको सुनने में दिक्कत है या उन्हें देखने में दिक्कत है, तो जो बच्चे पीछे बैठे हैं उन्हें देखने में दिक्कत है तो उनको क्या करते हैं, आगे बिठा देते हैं। आप अगर आपकी आवाज़ पीछे वाले बच्चों तक नहीं जा रही है तो आप या तो पीछे उठकर जाएं या पीछे वाले बच्चों को आगे बिठाएं। तो इस तरह से क्या होगा, उनको पर्सनल ट्रीट भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल तौर पे अगर उस एक बच्चा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ा रहे हो, सबको समझ में आ गया, किन्हीं दो बच्चों या एक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको आप अलग से स्पेशली उनको अपने पास बुला करके अपनी क्लास के बाहर उनको बैठा करके आपको समझाना पड़ेगा उनको। ये गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन करती है किसको, बेसिक स्कूलों के जो अध्यापक होते हैं उनको। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्टर जो है जो है हमारे अभिक्रमित अनुदेशन जो होते हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपका है नियंत्रित वातावरण। आपका जो क्लास है उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि जो ठीक बच्चे हैं जो उन बच्चों को परेशान करें जो किसी तरह से अपंग या अक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, विशिष्ट प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसेस। किस तरह से स्पेशल प्रोसेस क्या होता है,
स्पेशल प्रोसेस जैसे कि शारीरिक रूप से बाधित बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा हैं, वो क्या करेंगे, उनकी विद्यालयों की जो व्यवस्था है, जो स्कूलों की व्यवस्था है, उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, उनको एनालाइज करने का पूरा अधिकार है। वो आपकी क्लास में आकर के देख सकते हैं कि उनका बच्चा कहाँ पर बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है, किस तरह से उसकी पढ़ाई हो रही है। ये जो है सामान्य बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके पेरेंट्स को ये अथॉरिटी होती है कि वो क्लासरूम में जा कर के अपने बच्चों को चेक कर सकें कि वो कहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पे अच्छे से बैठे हैं या नहीं, उनकी प्रोग्रेस या उनकी देखभाल हो पा रही है ढंग से या नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोसेस होता है किसके लिए, उन बच्चों के लिए जो विशिष्ट बच्चे हैं। उन बालकों को उस संस्था से निकालकर किसी अन्य उपयुक्त शिक्षा संस्था में प्रवेश दिला सकते हैं। ऐसा आप बाउंडेड नहीं कर सकते कि आप हमने हमारे यहाँ फीस नहीं भरी या आपने हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया तो आप 1 साल हमारे यहाँ ही पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं उनको ब्लेम कर सकते कि हम 1 साल से पहले टीसी नहीं देंगे आपको। अगर उनके पेरेंट्स ने बोला है तो आपको हर हाल में, हर कंडीशन में आपको टीसी देनी पड़ेगी। जहाँ पहली संस्था की अपेक्षा शिक्षा के कार्यक्रम उपयुक्त तथा बालकों की अनुरूप आवश्यकता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट है माता पिता का सहयोग। जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो है सहयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी होता है। जैसे कि जो बाधित बच्चे हैं, यदि शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के माता पिता भी शिक्षा कार्यक्रम में रुचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स थे। मोस्टली इनमें से आपके प्रश्न आते ही आते हैं। 7 प्रिंसिपल को आप ऐसे टिप पे याद कर सकते हो। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता 2 प्रकार की होती है, एक दूसरे व्यक्ति में, एक खुद में। दूसरा होता है नो वन इज़ रिजेक्टेड। तीसरा होता है अविभेदी शिक्षा। चौथा होता है वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम। 5वां होता है नियंत्रित वातावरण। 6ठा होता है विशिष्ट प्रक्रिया और 7वां होता है माता पिता का सहयोग। तो ये तो आज का लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर में सुनने में ठीक लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम इससे कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाए। और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।